हेलो एवरीवन, दिस इज आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। काफी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि लेसन प्लान किस तरह से बनाएं, इस पे हम वीडियो बनाएं। वैसे तो हमारे चैनल पर लेसन प्लानिंग के थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज अवेलेबल है, पर आज के सेशन में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एक्चुअली लेसन प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। सो फॉर दैट आप सब अपने नोटपैड्स, पेन और पेंसिल रेडी रखिए और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखिए। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियोस को देख रहे हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए तो फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ, बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। सो उन सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर करना है उसको देखेंगे। व्हाट इज अ लेसन प्लान? तो एक्चुअल में लेसन प्लान क्या है? अ टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेसन विच इन्वॉल्व्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड टू बी टॉट बाय द टीचर। लेसन प्लान एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो टीचर प्रिपेयर करती है क्लासरूम में लेक्चर को कंडक्ट करने से पहले, जिसमें वो जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाली है और कैसे पढ़ाने वाली है उन सब से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन वो अपने लेसन प्लान में एक टीचर इंक्लूड करता है। सो इन शॉर्ट, लेसन प्लान एक फ्रेमवर्क है जो टीचर फॉलो करती है जब वो एक्चुअल में लेक्चर कंडक्ट करती है क्लासरूम में। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान यू नीड टू फॉलो अ फॉर्मेट। आप जब लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे उसके लिए आपको एक फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेट मी शो यू द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये फॉर्मेट का पहला पेज है जहां आप कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करोगे अपने बारे में और अपने कंटेंट और अपने स्कूल के बारे में जहां आप प्रैक्टिस टीचिंग या इंटर्नशिप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है, फिर आपका रोल नंबर मेंशन करना है, फिर जिस स्कूल से आप आपकी इंटर्नशिप कर रहे हो उस स्कूल का नाम इन्फॉर्म करना है, मेंशन करना है। देन आपका लेसन नंबर इंक्लूड करना है। लेसन नंबर आप कैसे लिखोगे? आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपने लेसन प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली नहीं लिखना है, बल्कि सब्जेक्ट के बेसिस पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा लेसन आप पढ़ाने वाले हो वो आपको वहाँ पर इंक्लूड करना है। देन कम्स द डेट। आप कौन से दिन पे वो पर्टिकुलर लेक्चर जो है कंडक्ट करने वाले हो, लेसन कंडक्ट करने वाले हो, वो वाला डेट आपको मेंशन करना है। देन कौन सा स्टैंडर्ड या डिवीजन को आप पढ़ाने वाले हो उसको लिखना है। पीरियड भी मेंशन करना है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला पीरियड सिलेक्ट कर रहे हो अपना लेसन देने के लिए। देन टाइमिंग, कितने देर तक चलेगा आपका पीरियड, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, ये दोनों टाइमिंग आपको इंक्लूड करना है। देन कम्स द टॉपिक ऑफ द लेसन। कौन सा लेसन आपने सिलेक्ट किया है, पर्टिकुलर लेसन में आप क्या पढ़ाने वाले हो वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड, आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हो पर्टिकुलर लेसन में, उस पॉइंट्स को आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। देन कम्स टीचिंग एड। आप जो भी टीचिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो अपने लेसन के दौरान उन सारे टीचिंग एड्स को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स, मैप्स, वॉट एवर इट इज़, आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखने पड़ेंगे, नोट डाउन करने पड़ेंगे। फिर आएगा प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए हर एक टीचर को, बिकॉज यहाँ पर आप जो भी लेसन पढ़ाओगे सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स को कितना पता है। अगर आपको नहीं पता होगा इसके बारे में तो आप सक्सेसफुली लेसन प्लान को नहीं प्रिपेयर कर पाओगे और ना ही सक्सेसफुली लेसन को कंडक्ट कर पाओगे अपने क्लास में। देन कम्स द रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जहाँ से भी आपने कंटेंट सिलेक्ट किया है, जो भी आप पढ़ाने वाले हो, टॉपिक्स, वॉट एवर इट इज़, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट किया है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, आपने कहाँ से सिलेक्ट किया है, कौन से बुक से, कौन से वेबसाइट से, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सो आर यू ऑल क्लियर विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पेज? नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में आता है मेन मैटर, जहाँ पर आप आपके कंटेंट के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो। देन ये वाला जो पेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक साइड में आपका कंटेंट मटेरियल जो भी है वो कवर करोगे आप, दूसरे साइड में आप स्पेसिफिकेशंस लिखोगे। स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड करता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग
एप्लीकेशन एंड स्किल्स, ये 4 फैक्टर इंक्लूड करता है। अब इन चारों फैक्टर को आपको किस तरह से लिखना है मैं आगे आपको बता दूंगी, और इन चारों फैक्टर्स का इंक्लूड करने का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वीडियो के थ्रू। देन कम्स कोर वैल्यू। कोर वैल्यू मतलब आपने जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ाया है उसके बेसिस में आपके स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी क्वालिटी जो है आपने डेवलप कर पाए हो। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक थिंकिंग। नाउ लेट्स गो अहेड विद आवर थर्ड पेज ऑफ दिस फॉर्मेट where you are going to include some more important information। जो हमारा थर्ड पेज है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड में टीचर की एक्टिविटीज नोट डाउन की जाएगी और राइट साइड में स्टूडेंट की एक्टिविटीज। नाउ टीचर जो भी टॉपिक या लेसन पढ़ाने वाली है उन सबको वेरियस स्टेप्स में यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आएगा सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन क्या है? इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर लेसन, जहाँ आप कुछ भी एक्टिविटी या क्वेश्चन के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। उसी के बेसिस में आपका जो स्टूडेंट का एक्टिविटी होगा उसको आपको राइट साइड में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चंस पूछते हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, आप उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम तब आता है जब आप फाइनली आपके लेसन को अपने स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हो और उससे पहला आप एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल सेइंग लाइक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन ऑफ मैप एंड ग्लोब। ठीक है, तो आपने ये जो वर्ड यूज़ किया, ये जो स्टेटमेंट यूज़ किया, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। इसी के बेसिस पे आपके स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स था उसको आपको राइट साइड में लिखना होगा। देन कम्स प्रेजेंटेशन। फाइनली आपका जो एक्चुअल लेसन है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ कराने वाले हो या फिर जो भी कंटेंट आप पढ़ाने वाले हो उसके बेसिस में आपके स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज होंगे आपको राइट साइड में लिखते जाना है। फिर आएगा रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में क्या होता है, आप फाइनली रिवाइज कराते हो, जो भी आपका लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप आपके स्टूडेंट्स को उसको रिवाइज करवा रहे हो, तो उसमें स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है वो आपको नोट डाउन करना है। देन कम्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब आप उनको टेस्ट करने की कोशिश करते हो या इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो, ये चेक करने के लिए कि आपने पूरे लेसन में जो भी पढ़ाया है उनको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप उनको इवैल्यूएट करते हो, सिंपली कोई भी ओरल क्वेश्चंस के थ्रू या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके, एंड देन लास्ट आपका लेसन खत्म होगा कब? जब आप उनको एक असाइनमेंट दोगे, मतलब होमवर्क दोगे, तब। आई होप आई एम क्लियर योर। ये तो हो गया कंटेंट से रिलेटेड बातें। अब लास्ट पेज में आपको इंक्लूड करना है आपके ब्लैक बोर्ड में आप कौन सी चीज़ें इंक्लूड करोगे, बिकॉज लेसन प्लान को यूं ही हम फ्रेमवर्क नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको पता होता है कि एज अ टीचिंग जब आप क्लासरूम में पढ़ाओगे तो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है और किस तरह से करानी है। ये एक रोड मैप है जो एक टीचर को फॉलो करना पड़ता है। तो लास्ट पेज में आपका जो भी ब्लैक बोर्ड का काम होगा, आप जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड में कराने वाले हो उन सब के बारे में आपको डिटेल्स देना है। सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए आए हो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिख के। फिर आप डेट मेंशन करोगे कि कौन सा दिन है, ताकि बच्चे उस चीज़ को नोट डाउन करें और याद रखें। देन कौन से स्टैंडर्ड को आप पढ़ाने वाले हो वो भी आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। एंड आफ्टर दैट टॉपिक जो भी लेसन आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में। फिर पूरे ब्लैक बोर्ड में आप डेफिनेशन कराने वाले हो तो डेफिनेशन लिखो, सम्स कराने वाले हो तो सम्स लिखो, कोई ड्राइंग समझाने वाले हो या कोई फिगर समझाने वाले हो, वट एवर इट इज़, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू आर गोइंग टू टीच योर स्टूडेंट्स, यू मस्ट इंक्लूड दैट इन योर ब्लैक बोर्ड, बिकॉज बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट करते रहने चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटी नहीं करोगे तो बच्चे क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और लेसन में अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि लेसन प्लान एक फ्रेमवर्क है टीचिंग का, इसके वजह से ब्लैक बोर्ड वर्क भी आप क्या करने वाले हो उसको आप इंक्लूड करोगे अपने लेसन प्लान में। ओके, क्लियर योर। अब इस फॉर्मेट पर आप कंटेंट कैसे लिखोगे वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। एंड आप लोगों के रेफरेंस के लिए हम कम्युनिटी टैब पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कुछ लेसन प्लान्स के सैंपल जो मैंने और सभिया मैम ने बनाया था उसके लिंक दे दूंगी, सो यू ऑल कैन सी दोज फाइल्स फॉर योर रेफरेंस। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स प्रिपेयर अ लेसन प्लान नाउ। लेसन प्लान में सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे सब्जेक्ट का नाम और कौन से स्टैंडर्ड को हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर आज आपके सामने ज्योग्राफी का लेसन प्लान बना के दिखाऊंगी, वो भी 6 स्टैंडर्ड का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम इंक्लूड करेंगे हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग अ ग्लोब एंड अ मैप। हम इस टॉपिक पर आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड। कौन से पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ जब मैं क्लासरूम में ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं जब मैप या ग्लोब को कंपेयर करके दिखाऊंगी तो मुझको दोनों के कंसेप्ट्स तो इंक्लूड करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले मैं मैप क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। देन आई विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लोब। फिर उसके बाद में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी उनको किस तरह से ग्लोब और मैप सेम है, क्या उनके डिफरेंसेस है, क्या उनके सिमिलैरिटीज़ है, उनके बारे में अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैप एंड अ ग्लोब। सो यहाँ पर मैं कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, इस तरह से मैंने लिख लिया। उसके बाद आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब जो भी टीचिंग मटेरियल्स आप यूज़ करने वाले हो आपके लेक्चर के दौरान, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम यूजिंग फिजिकल वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप एंड अ ग्लोब। देन कम्स प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपिल। आपके स्टूडेंट को पहले से क्या पता है इन रिलेशन टू मैप एंड अ ग्लोब। Pupils are aware of meridians and parallels which are drawn on a globe and determination of location. आपके स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता है कि मेरिडियंस क्या होते हैं एंड पैरेलल्स क्या होते हैं, और उनकी मदद से आप कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो इसके बारे में आपके स्टूडेंट्स को पता है। ओके, सो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। देन कम्स द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस पेज, दैट इज रेफरेंस। तो ये आपके फर्स्ट पेज के ऊपर बेस्ड था। तो रेफरेंस में मैंने कहाँ पर से ये कंटेंट उठाया, मैंने ये कंटेंट उठाया है एसएससी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक से, जो कि क्लास 6 का है। और मैंने इसको क्रिएटिव बनाने के लिए 2 वेबसाइट्स का यूज़ किया है, दैट इज slideshare.com एंड kidsgeography.com। सो इस तरह से आप अपने लेसन प्लान का जो फर्स्ट पेज है फिलअप कर सकते हो, सारे डिटेल्स को लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पेज की तरफ। सेकंड पेज को जैसे कि मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक साइड में हम लोग लिखेंगे कंटेंट और दूसरे में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में जो भी मैं टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, सब्जेक्ट मैटर कवर करने वाली हूँ, उसके बारे में मैंने हमारे फर्स्ट पेज पे इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसी के बेसिस पे मेरा जो कंटेंट है वो मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को मैप क्या होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके लिए मैंने मैप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लिया। देन ग्लोब क्या होता है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो मैंने ग्लोब के बारे में कौन सा चीज़ें मैं लिखने वाली हूँ ब्लैक बोर्ड पर, वो सारे कंटेंट जो है मैं यहाँ पर आपके सामने लिख कर दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरे स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो मैं उनको ये बताऊंगी कि मैप और ग्लोब दोनों ही हमारी मदद किस तरह से करते हैं। सो जब मुझको पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स लोगों को मैप और ग्लोब का कंसेप्ट समझ आ चुका है और दोनों के यूजेस के बारे में पता चल चुका है, तो मैं उनके सामने प्रेजेंट करूँगी उसका कंपैरेटिव स्टडी। मैप क्या है, ग्लोब क्या है, दोनों एक दूसरे से क्यों अलग है और किस तरीके से सेम है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ। तो दिस इज़ हाउ योर कंटेंट इज गोइंग टू लुक। इस तरह से आपको आपका कंटेंट जो है वो लिखना है। अब आपका यही जो कंटेंट आपने लिखा है इसी के बेसिस पे डिपेंड करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपका उद्देश्य। आपने ये जो कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, उनके अंदर आप क्या चीज़ें डेवलप करना चाहते हो, किस लिए पढ़ाया आपने, उन सारे चीज़ों को आपको ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले नॉलेज। आप स्टूडेंट्स के अंदर इन कंसेप्ट्स के थ्रू कौन से नॉलेज को डेवलप करने वाले हो। जैसे कि एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, द प्यूपिल रिकॉग्नाइजेज अबाउट मैप एंड ग्लोब। जब मैं दोनों कंसेप्ट को समझाती हूँ मैप और ग्लोब के, उसके बाद क्या होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैप क्या है और ग्लोब क्या है उन चीज़ों को वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को वो पहचानने लगते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया है रिकग्नाइज, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आप वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो अंडर द नॉलेज हेड। और आपको वो जो कीवर्ड्स है कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको हमारा जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वीडियो है उसमें से। वहाँ पर मैंने सारे कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं वाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, और उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग योर लेसन प्लान।
चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में मतलब आपके बच्चों ने जब आपने ये कंसेप्ट उनको पढ़ाया तो उनको क्या समझ आया है थ्रू दिस कंटेंट, थ्रू दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट इंक्लूड किया है। सबसे पहला, द प्यूपिल कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट मैप्स एंड ग्लोब। यहाँ पर बच्चों की इतनी समझ बन जाती है कि मैप क्या है और ग्लोब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कंपेयर भी कर रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट भी कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने इंक्लूड किया, द प्यूपिल जनरलाइजेज अबाउट मैप एंड ग्लोब। जनरलाइज करना मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा समझने की कोशिश करना। तो बच्चे यहाँ पर मैप और ग्लोब दोनों को ही जनरलाइज करके ये समझ पा रहे हैं कि दोनों का ही इस्तेमाल वो कर सकते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ओके, नाउ एप्लीकेशन। जो आपने पढ़ाया है वो आपके बच्चे लोग किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपका जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपको वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके लेसन प्लान में। तो यहाँ पर मैंने कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड किया, द प्यूपिल एनालाइजेज अबाउट द फील्ड ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को किसी पिकनिक या फील्ड ट्रिप के लिए कहीं पर लेकर जा रहे हो तो उस जगह पे जाने के लिए उनको मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ग्लोब को तो हर जगह वो कैरी नहीं कर सकते, तो वो लोग मैप को कैरी कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे वो लोग मैप को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो बच्चे लोग समझ जाते हैं कि अगर हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर सो एंड सो प्लेस में, सो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैप पे उस जगह को लोकेट करना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन दैट हमको डायरेक्शंस पता लगाना पड़ेगा और फिर हम उस फील्ड ट्रिप के लिए जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने रियल लाइफ के एक्टिविटीज़ में आपने जो भी उनको कंसेप्ट सिखाया है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट फैक्टर दैट इज स्किल। इस कंटेंट की मदद से आपके बच्चों के अंदर कौन सी स्किल डेवलप हो रही है उसको भी आपको बताना होगा आपके लेसन प्लान में। सो यहाँ पर मैंने इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ किया, द प्यूपिल लोकेट्स प्लेसेस एंड रीजन्स ऑन द मैप एंड ग्लोब। आपके स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद में इस काबिल बन चुके हैं कि मैप हो या फिर ग्लोब हो, कहीं पर भी अगर उनको कोई भी प्लेस या रीजन लोकेट करने कहा जाए तो वो लोग ईजिली मैप पे या फिर ग्लोब पे उस चीज़ को लोकेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड पेज। इस तरह से आपको कंटेंट लिखना है और उसी के बेसिस में राइट साइड में आपको ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है। आई होप अब आपको समझ आ चुका है फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज किस तरह से फिलअप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पेज की तरफ। इसको भी हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक साइड में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के बारे में और एक साइड में जो आपका कंटेंट है आप किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हो उसको हम एक पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेप्स वाइज में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट इंडक्शन के साथ में, जहां पर एक टीचर क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने की कोशिश करेगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, इसलिए मैंने यहाँ पर सेट इंडक्शन में लिखा है टीचर आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले हो तो आप क्वेश्चंस पूछने के लिए ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो, या फिर अगर आप कोई एक्टिविटी या प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट दिखाकर अपने स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने की कोशिश करने वाले हो तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ उन सारे क्वेश्चंस को मुझको यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा और साइमल्टेनियसली उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी मुझको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के बेसिस में उनका क्या रिस्पॉन्स था वो मैंने इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद में अगर मैंने एक और कोई एक्टिविटी किया है तो उसके बेसिस में मेरे स्टूडेंट का किस तरह से रिस्पॉन्स होगा वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी। इसके बाद सेट इंडक्शन ख़त्म हो जाता है। सेट इंडक्शन में आप जो भी एक्टिविटी करने वाले हो उन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। ओके, कोई भी पॉइंट आपको मिस आउट नहीं करना है। एज सुन एज योर सेट इंडक्शन गेट्स ओवर देन कम्स स्टेटमेंट ऑफ एम, जहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट आपके स्टूडेंट के सामने बोलने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले ये वाला स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर डिटेल तरीके से लिखूँगी कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ और कैसे ख़त्म करने वाली हूँ। ओके, और इसी के बेसिस में मेरे स्टूडेंट अगर सिर्फ सुनने का काम भी करेंगे ना तो मुझको वो भी लिखना पड़ेगा कि माय स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, प्यूपिल्स आर लिसनिंग। ओके, तो जैसे कि ये एक लेसन प्लान है जो आप लेसन कंडक्ट करने से पहले बनाते हो, तो ये जो रिस्पॉन्स रहेगा ये आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो और उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वो चीज़ लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन को किस तरह से आपको लिखना है
उसको देखते हैं। प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, एक्टिविटी, वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले क्या करने वाली है टीचर, द टीचर शोज मैप्स एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इट। टीचर मैप दिखाने वाली है और मैप को किस तरह से यूज़ करना है और क्या उसके यूजेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है अपने स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स इसके जवाब में क्या करते हैं, प्यूपिल ऑब्जर्व्स, प्यूपिल क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करती है टीचर, द टीचर इंट्रोड्यूसेस मैप एंड ग्लोब विद द हेल्प ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैप और ग्लोब को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2D और 3D शेप्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ बच्चों के सामने। ओके, और इसी के बेसिस में मेरे बच्चे किस तरीके से एक्ट करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स उसको अच्छे से देखेंगे एंड रिस्पॉन्ड भी करेंगे। रिस्पॉन्ड करना मतलब वो लोग इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे कि टीचर किस तरीके से मैप एक 2D डिवाइस हुआ और एक ग्लोब 3D डिवाइस हुआ, तो वो लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ पूछताछ करेंगे, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि बच्चे सिर्फ देख भी नहीं रहे हैं बल्कि रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने क्या किया, द टीचर गिव्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मैप एंड ग्लोब। अब जब आपने मैप और ग्लोब को आपके स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप क्या करने वाले हो, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हो कि मैप क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ग्लोब क्या होता है और क्यों होता है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कैसा दिखता है। आप अपने टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस दौरान। और बच्चे क्या करेंगे इसमें, बच्चे सीखेंगे, प्यूपिल लर्न्स। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं करने वाली हूँ वो है, द टीचर कंपेयर्स द ग्लोब एंड मैप एंड डिफ्रेंशिएट्स देम। अब मैं दोनों मैप और ग्लोब को कंपेयर करके बताऊंगी और उनको डिफ्रेंशिएट करके भी बताऊंगी। और इसके बेसिस में मेरे स्टूडेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो लोग इसको अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे और सीखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड पेज है उसमें आपको सेट इंडक्शन और उसका रिस्पॉन्स लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ एम और उसका रिस्पॉन्स लिखना है, आपका प्रेजेंटेशन लिखना है कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो आपके कंटेंट को, और उसके बेसिस में आपके स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। सो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पेज को थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रिकैपिचुलेशन, मतलब आप क्या करने वाले हो, आप रिवाइज किस तरीके से कराने वाले हो। द टीचर रिवाइजेस ऑल द कंसेप्ट अबाउट मैप्स एंड ग्लोब्स। जो भी कंसेप्ट आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन सारे कंसेप्ट को मैप्स या ग्लोब्स के रिगार्डिंगली आपको रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज कराओगे तो आपके स्टूडेंट क्या करेंगे, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, वो लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। एज सुन एज योर रिकैपिचुलेशन इज डन, उसके बाद में आएगा इवैल्यूएशन, जहाँ पर टीचर जो भी उन्होंने समझाया है अपने स्टूडेंट्स को वो चेक करने के लिए कि उनके स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझा है या नहीं समझा है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगी। सो यहाँ पर आप कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हो ना, वो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पूछूंगी कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसकी मदद से आप अर्थ के जितने भी प्लेसेस है, जितना भी एरिया है, एक ही वक्त पर एक साथ में देख सकते हो। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन मॉडल है उसको क्या कहा जाता है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सा डिवाइस है जो सिर्फ अर्थ का एक साइड हमारी देखने में मदद करता है एक वक्त में। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सा डिवाइस है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली लेकर जा सकते हो। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी आप पूछने वाले हो, जितने भी आप पूछने वाले हो, उन सबको आपको लिखना है और बेस्ड ऑन दैट आपको उनका जो रिस्पॉन्स होगा आपके स्टूडेंट का वो आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने उनको ये सारे सवाल पूछे तो मेरे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, इसके लिए मैंने लिखा माई प्यूपिल आंसर्स। क्लियर। जब आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, आपका लेसन ख़त्म हो चुका है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको एंड कर रहे हो। एंड में आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स दोगे। असाइनमेंट का मतलब प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है, असाइनमेंट्स का मतलब जो डेली होमवर्क होता है, सो दैट बच्चे स्कूल से घर जाने के बाद में भी उस लेसन को लेकर खुद बैठे और पढ़े और समझने की कोशिश करे, ताकि जो भी आपने समझाया है उस चीज़ को वो लोग अच्छी तरीके से समझ सके। सो असाइनमेंट में आप जो भी चीज़ें इंक्लूड करोगे वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये होमवर्क दिया कि उन लोगों को घर जाकर
मैप्स और ग्लोब के बीच में जो डिफरेंसेस मैंने उनको सिखाया था आज के लेसन में, वो उनको लिख कर आना है। जितने भी पॉइंट्स जिसके भी बस में जितना भी कंफर्टेबल होता है वो लिख कर तो आए, एटलीस्ट ट्राई तो करे। और एक और होमवर्क देती हूँ मैं, उनका जो स्किल है, मैंने उनको मैप में किस तरह से प्लेस को लोकेट करना है, ग्लोब में किस तरह से प्लेस को लोकेट करना है, वो चेक करने के लिए, अब ग्लोब तो हर किसी के घर में होगा नहीं, तो मैंने ये कहा कि घर जाओ, मैप लो और हर कोई अपना अपना रिस्पेक्टिव विलेज या घर जहाँ पर भी सिचुएटेड है उस चीज़ को लोकेट करके आओ। तो ये एक इनोवेटिव वर्क हो गया जहाँ पर बच्चे कुछ करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग को आप प्रमोट कर रहे हो। तो ये दोनों जब एक्टिविटी असाइनमेंट आप अपने स्टूडेंट को देते हो तो इसके बेसिस में भी आपका स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है वो भी आपको मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो सिर्फ नोट डाउन भी कर रहे हैं तो भी आपको लिखना पड़ेगा कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी या असाइनमेंट दे रहे थे तो आपके स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे थे। तो ये था हमारा थर्ड पेज कंप्लीट एंड डिटेल्ड वे में आपको किस तरीके से लिखना है। आई होप लेसन प्लान के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज में कौन से इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से फिलअप करने हैं इन सब का आपको एक फेयर आइडिया मिल चुका होगा और इसी के बेसिस में आप एक इफेक्टिव टीचिंग किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हो वो भी आप सब समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर फाइनली देख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क किस तरीके से करना है। जब हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना तो सबसे पहले हमको 4 पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है और भूलना नहीं है। सबसे पहले आप ये लिखोगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, डेट मेंशन करना होगा, फिर स्टैंडर्ड मेंशन करना होगा। इन तीनों चीज़ों को लिखने के बाद में आप अपने क्लासरूम में सेट इंडक्शन स्टार्ट करोगे। जैसे ही आपका सेट इंडक्शन खत्म होगा और स्टेटमेंट ऑफ एम चालू होगा उस वक्त आपको आपका जो टॉपिक है वो मेंशन करना होगा। क्लियर? जैसे ही आप आपके स्टूडेंट्स के सामने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो और ब्लैक बोर्ड में लिखते हो, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए करोगे सो दैट जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो उसको आपको बार बार रब आउट ना करना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो, और ब्लैक बोर्ड को भी आप एक अच्छे प्रेजेंटिव वे में यूज़ कर सको। सारा कंटेंट स्टूडेंट्स के सामने होना चाहिए ताकि वो उसको जनरलाइज कर सके और उसको पूरी तरीके से समझ सके। क्लियर? इसके वजह से आप ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। उसके बाद में आप जो भी कंटेंट उनको सिखाने वाले हो उसको 1 बाय 1 लिखते जाओगे। ऐसे चॉक्स का इस्तेमाल करें जो कि कलरफुल हो, साइमल्टेनियसली क्रिएटिव भी हो एंड सारे बच्चों को विजिबल भी हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा चॉक यूज़ कर लिया जो फर्स्ट बेंच वालों को दिखाई नहीं दे रहा है या लास्ट बेंच वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी आप चॉक सिलेक्ट करने वाले हो वो विजिबल हो, चाहे फर्स्ट बेंच पे बच्चा बैठा हो या फिर वो लास्ट बेंच पे। का जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही आपका बाकी का लेसन प्लान है। आपका बाकी का लेसन प्लान सक्सेसफुली आप क्लासरूम में अच्छी तरीके से कैसे पढ़ाओगे डिपेंड करता है आपके ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर, बिकॉज ब्लैक बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग मटेरियल है, अभी तक माना जाता है, जिसकी मदद से बहुत सारे टीचर्स सक्सेसफुली क्लासरूम में अपना लेसन जो है कंडक्ट करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए, एलेबरेटिव होना चाहिए एंड क्रिएटिव भी होना चाहिए, जिसको देखकर बच्चे अट्रैक्ट हो और अटेंटिव फील करे क्लासरूम में पढ़ने के लिए। सो ये है फुल व्यू कि आपका ब्लैक बोर्ड वर्क किस तरीके से दिखना चाहिए। अगर आपका ब्लैक बोर्ड छोटा है और सारे कंटेंट एक साथ में फिट नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप रब आउट करके वापस से दूसरे कंटेंट जो है उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेस है तो मेक श्योर कि सारे कंटेंट एक साथ में आप लिख के अपने स्टूडेंट्स को एक बार दिखा दो, उनको जनरलाइज कर दो, पूरा कंसेप्ट समझा दो एक बार में, बस खत्म। अगर आपके ब्लैक बोर्ड में इतना प्लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रब आउट करो, जो भी दूसरा कंटेंट आप सिखाने वाले उन सबको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि रिकैपिचुलेशन के पहले आपको जो ब्लैक बोर्ड है वो पूरा रब आउट करना पड़ेगा। सिर्फ आपका सब्जेक्ट, डेट, स्टैंडर्ड और टॉपिक जो है ना वही रहेगा, बाकी जो भी कंटेंट आपने सिखाया ना वो पूरा मिटा दोगे और उसके बाद में आप अपने स्टूडेंट्स को रिवाइज कराओगे और उसके बाद में इवैल्यूएशन वाला प्रोसीजर होगा। क्लियर? तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए और एक अच्छा लेसन कंडक्ट करने के लिए। सो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप लेसन प्लान से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो चुके हैं और किस तरीके से आपको एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी एक क्लियर आइडिया मिल चुका है। अगर आज का हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को जरूर टैप करना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।